लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रिटेन दौरे पर चर्चा की गई है। अखबार कहता है कि इस दौरे में शानो शौकत खूब दिखाई गई, रेड कार्पेट, शाही स्वागत, बड़े बड़े दावे। लेकिन असलियत में ये गोल्ड नहीं बल्कि गिल्ट था। यानी चमक दमक तो दिखी पर ठोस उपलब्धियां बहुत कम रही। लेख में कहा गया है कि ट्रंप ने इस दौरे पर खूब तारीफें बटोरी और ब्रिटेन ने भी रिश्तों की कीमत नहीं लगाई जा सकती जैसी बातें दोहराई। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रंप रूस पर सख्त कदम उठाने से बचते रहे। स्टील पर अमेरिकी टैरिफ जस का तस रहे और टैक्स सेक्टर में जो निवेश का वादा हुआ वो वैश्विक स्तर पर अमेरिका की कंपनियों के बड़े निवेश की तुलना में बेहद छोटा है। गार्जियन ये भी याद दिलाता है कि ब्रिटेन इस समय अमेरिकी टेक कंपनियों पर ज्यादा निर्भर है और खुद की तकनीकी ताकत बनाने की बजाय सर्विस करने वाला मुल्क बन गया है। वहीं जनता में भी इस दौरे को लेकर असहमति रही। लगभग आधे ब्रिटिश लोग इसे गलत मानते हैं और विरोध प्रदर्शन भी हुए। यहाँ तक कि विंडसर कैसल पर ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीर प्रोजेक्ट करने वाले कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी ने अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल खड़े कर दिए। अखबार का कहना है कि ट्रंप के दौर में अब रिश्तों का पैमाना बदल गया है। अगर कोई दौरा बिना बड़े विवाद, नए टैरिफ या अपमानजनक बयानबाजी के निकल जाए तो इसे सफलता मान लिया जाता है। लेकिन असलियत यह है कि ब्रिटेन ने छोटी छोटी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और ट्रंप को खुश करने में हद से ज्यादा झुक गया, जिससे उसकी छवि और छोटी दिखाई दी। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में अमेरिकी राजनीति के बदलते माहौल पर चिंता जताई गई है। लेख कहता है, पहले राजनीति उम्मीद और बेहतर भविष्य की बात करती थी, लेकिन अब डार्क पैशंस यानी अंधेरे जज्बात, गुस्सा, डर, नफरत और बदले की भावना हावी हो गई है। नेताओं को लगता है कि गुस्सा और डर भड़काना आसान है और यही तरीका समर्थन जुटाने का सबसे तेज रास्ता बन गया है। लेख में बताया गया है कि गुस्सा अब स्थायी रूप ले चुका है, नफरत पहचान के आधार पर फैल रही है, डर बिना ठोस वजह के लोगों को असुरक्षित बना रहा है और समाज में हावी होने की चाह बढ़ रही है। नतीजा ये है कि राजनीति जहरीली होती जा रही है और समाज की नैतिकता कमजोर पड़ रही है। संविधान बनाने वालों को पता था कि इंसानी स्वभाव में कमजोरियां मौजूद हैं, इसीलिए उन्होंने सत्ता बांटने की व्यवस्था बनाई। लेकिन समय के साथ साथ समाज ने नैतिक शिक्षा और करुणा जैसी बातों को नजरअंदाज कर दिया। यही वजह है कि आज डार्क पेशेंट्स को पहचानने और उनसे लड़ने की क्षमता कमजोर हो गई है। लेखक का तर्क है कि लोकतंत्र तभी बच सकता है जब राजनीति उम्मीद, करुणा और इंसानियत की राह पर लौटे। इतिहास में नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अब्राहम लिंकन जैसे नेताओं ने नफरत का जवाब उम्मीद और इंसानियत से दिया। यही रास्ता आज भी लोकतंत्र को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जा सकता है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में फ्रांस में हो रहे ताजा विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों पर चर्चा की गई है। अखबार बताता है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने बजट घाटा कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कटौतियों का प्रस्ताव रखा है। पेंशन पर रोक, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी, छुट्टियों की कटौती। लेकिन इन योजनाओं ने जनता और ट्रेड यूनियनों में गुस्सा भड़का दिया। नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों शहरों में लोग सड़कों पर उतरे, हड़ताल हुई और कई सेवाएं ठप पड़ गईं। लेख कहता है कि आंदोलन अचानक नहीं है। दरअसल पिछले हफ्ते ही ब्लॉक एवरीथिंग नाम से बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, जिसमें लोगों ने हाईवे जाम किए और बैरिकेड लगाए और पुलिस से भिड़ंत हुई। उस दौर में 1,75,000 लोग सड़कों पर आए और 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। ये माहौल पहले से ही गर्म था और अब जब नया प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोरोनू सामने आए हैं तो लोग उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि पुरानी नीतियां और सख्ती वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखबार साफ कहता है कि यूनियन और जनता का गुस्सा सिर्फ ताजा बजट कटौतियों तक सीमित नहीं है। मैक्रो सरकार पर पहले भी पेट्रोल टैक्स और पेंशन सुधारों को जबरन लागू करने के आरोप लगे हैं।
जिससे लोगों का भरोसा टूटा। यही वजह है कि आज प्रदर्शनकारियों की मांग सिर्फ बजट पलटने की नहीं, बल्कि अमीरों और कंपनियों पर टैक्स बढ़ाने की है। कई जगह टैक्स द रिच जैसे नारे लगे और यहाँ तक कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने मैक्रो के इस्तीफे की मांग भी की। लेख का निष्कर्ष ये है कि फ्रांस में आर्थिक संकट और बजट घाटे का बोझ आम जनता पर डालने की कोशिश हो रही है, जबकि मजदूर, पेंशनभोगी और छोटे तबके पहले से दबाव में हैं। यूनियनें साफ कह रही हैं, जब तक ये कटौती वाला रास्ता छोड़ा नहीं जाता, वो पीछे नहीं हटेंगे और यही तनाव आने वाले दिनों में फ्रांस की राजनीति और सड़कों दोनों को गरमा सकता है। डॉन में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि दुनिया भर में असंतोष की लहर उठ रही है और दक्षिण एशिया भी इससे अछूता नहीं है। लेख याद दिलाता है 2022 से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट चुका है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लोगों ने राष्ट्रपति भवन तक पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन ने सरकार गिरा दी और नेपाल में सोशल मीडिया बैन ने संसद और कोर्ट भवनों में आगजनी तक की नौबत ला दी। इन तीनों जगहों पर युवाओं का असंतोष ही असली ताकत बना और सेना को लोकतांत्रिक रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। लेख कहता है, ये सब पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। फरवरी 2024 के चुनाव धांधली भरे माने गए। संसद महज मोहर लगाने वाली संस्था बन गई है और अदालत से लेकर चुनाव आयोग तक की साख पर सवाल उठ रहे हैं। नौकरशाही सत्ता के इशारे पर चल रही है और पुलिस पर मनमानी का आरोप है। यानी लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के भरोसे को पूरा करने में नाकाम दिख रही हैं। डॉन का तर्क है कि असली खतरा युवाओं के असंतोष को नजरअंदाज करना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट में पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर निगरानी तंत्र और सेंसरशिप पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आम लोगों की जिंदगी पर लगातार स्नूपिंग हो रही है। अगर ये स्थिति जारी रही तो गुस्से का यह दबाव किसी बड़े विस्फोट में बदल सकता है। अखबार अंत में कहता है, अब वक्त है पाकिस्तान अपने शासन मॉडल पर पुनर्विचार करे। बराबरी और सहभागिता पर आधारित रोड मैप बनाया जाए। युवाओं को गरिमा और सम्मान मिले, तभी स्थिरता संभव है। अगर सत्ता ने इन संकेतों को अनदेखा किया तो हालात श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे हो सकते हैं। खलीज टाइम्स में प्रकाशित लेख में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए नए रक्षा समझौते की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी ये समझौता किसी भी बाहरी हमले के खिलाफ साझा सुरक्षा कवच जैसा है। ये कदम ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में क्षेत्र में ड्रोन हमलों और सुरक्षा खतरों ने खाड़ी देशों की चिंता बढ़ा दी है। लेख बताता है कि समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने इसे लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा साझेदारी को औपचारिक रूप देने वाला कदम बताया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी इस मौके पर मौजूद थे, जिससे साफ है कि समझौता सिर्फ कागजी नहीं बल्कि रणनीतिक और सैन्य स्तर पर गंभीर प्रतिबद्धता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते पहले से गहरे हैं। लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं और काम करते हैं और पाकिस्तान तेल के लिए सऊदी पर बहुत हद तक निर्भर भी है। वहीं दोनों देशों ने पहले भी मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद की है। अब ये नया समझौता ऐसे दौर में हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के सीमा संघर्षों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि सऊदी ने इस तनाव को कम करने में भी भूमिका निभाई थी। कुल मिलाकर लेख यही कहना चाहता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर अपनी सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाया है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका पर लंबे समय से सुरक्षा के लिए निर्भरता रही है, लेकिन अब सऊदी अरब जैसे देश नए साझेदारों और नए समझौतों के जरिए खुद को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें